हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 18 का एक टॉपिक है और हमारा जो चैप्टर है वो जन आंदोलनों पर आधारित है और उन्हीं जन आंदोलनों की श्रेणी के अंदर हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव जो है वो हरियाणा के ऊपर किस प्रकार से रहा, यानी कि हरियाणा के लोगों की इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भागीदारी रही थी। ये सब आज हम इस टॉपिक में इस भारत छोड़ो आंदोलन के उसमें टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो 1942 ईस्वी का ये समय है जब यह भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था और ये इसके शुरू होने से पहले जो था भारत के अंदर बहुत ही आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ अराजकता का माहौल जो है वो तैयार हो रहा था। जबरदस्त जो थे वो लोग अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ थे, उसका विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। और इसके साथ साथ 1942 ईस्वी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी या ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से ये आंदोलन जो था वो गांधी जी को शुरू करना पड़ा था। और इसकी अगर हम बात करें तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध की घटना आती है, प्रांतीय चुनाव आते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, क्रिस मिशन जो था वो जो कि असफल रहा था, और इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सांप्रदायिक नीति जो थी जो अपनाई गई थी। ये ऐसे बहुत से कारण थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए जो था गांधी जी को प्रेरित किया था। तो हम हरियाणा का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसी के उसमें जो था 1937 ईस्वी में यहाँ पर चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे। और इन विधानसभा के जो चुनाव हुए उन चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसने आप कह सकते हैं अपना प्रभाव उसने दिखाया और सबसे अधिक सीटें जो थी वो यूनियनिस्ट पार्टी को प्राप्त हुई थी। 175 में से 90 सीटें जो था वो यूनियनिस्ट पार्टी ने जीती थी। कुछ एक सीटें जो थी वो शहरी इलाकों से कांग्रेस जीत पाई थी। तो इस तरह से हरियाणा के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी का प्रभाव अधिक था और कांग्रेस जो थी उसकी स्थिति जो थी वो आप कह सकते हैं कि कमजोर दिखाई दे रही थी इन चुनावों के परिणामों के बाद। और इसके चलते जो था यूनियनिस्ट पार्टी के जो नेता थे छोटू राम जो थे, सर छोटू राम, उनको मंत्री जो था वो बना दिया गया था। और ऐसी स्थिति में अब यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो थे दोनों के मध्य राजनीतिक संघर्ष जो था वो चलना शुरू हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जो था एक आप कह सकते हैं कि ऐसा राजनीतिक माहौल जो था वो हरियाणा के अंदर बन गया था जिसके आप आगे देखेंगे कि क्या प्रभाव जो थे इसके पड़े थे। तो उसके बाद साथ साथ अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटना जो है या द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके कारण भी उसको भी एक कारण माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन जो था शुरू किया गया उसके लिए। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था और इस दिन जो था जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड अपने जो मित्र राष्ट्र थे उनके साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। और इसके चलते जो था भारत के वायसराय जो थे उस समय उन्होंने भारत के लोगों की मंशा जाने बिना या उनकी सलाह लिए बिना द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारत को सम्मिलित कर दिया। मित्र राष्ट्रों की तरफ से भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेगा। कोई भी आप कह सकते हैं कि सलाह मशवरा जो था वो नहीं किया गया था। उस समय जो था कांग्रेस भारत के अंदर बहुमत से इसने अपना सरकार बनाई हुई थी। तो उस समय की अगर व्यवस्था को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पार्टी जो थी वो भारत के अंदर थी। तो इस तरह से बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर देने की वजह से जो था कांग्रेस जो थी वो नाराज हो गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने जो था अपना त्याग पत्र दे दिया था कि हम जो है जब हमारे इतने बड़े मुद्दे पर हमसे बात नहीं की गई, हमसे सलाह नहीं की गई, तो हम
क्या फायदा हुआ कि हमारे जो व्यक्ति जो निर्वाचित होकर आए हैं, हमने जो सरकार बनाई है, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो जो था बहुत से प्रांतों से जो थे वो कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। और हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो था उस समय यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो प्रभाव में थी। यूनियनिस्ट पार्टी के जो नेता थे सर छोटू राम, और इसके साथ साथ खालसा नेशनल पार्टी और अन्य दल जो थे, इन्होंने इकट्ठा होकर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए हाँ भी भर दी कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में इसका अंग्रेजों का सहयोग करेंगे। और इसके चलते जो था सितंबर 1939 ईस्वी में रोहतक में एक जाट महासभा का आयोजन किया गया, और इस सभा के माध्यम से अपील की गई हरियाणा के लोगों से कि वो इस युद्ध में जो है वो सहयोग दें। और इसके चलते जो था हरियाणा के युवा जो थे वो सेना में भर्ती होना शुरू हो गए। बहुत भारी संख्या में जो था वो सेना में भर्ती हुए, और इसके साथ साथ आर्थिक फंड जो था, पैसा जो है वो इकट्ठा करके इस युद्ध के लिए अंग्रेजों को दिया गया था। इसके लिए जो था इसके साथ आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जो थी वो इसके विरोध में थी कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना है। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी जो थे, ये जो अव्यवस्था फैली हुई थी पूरे, उसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि संगठित रूप से किसी कोई भी एक मत पर सहमत नहीं था। कुछ चाह रहे थे कि हमें युद्ध में भाग लेना चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं लेना चाहिए। तो इन सब के चलते जो था गांधी जी जो थे, उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड उस समय लिंथिन्ग्यो ने अगस्त 1940 ईस्वी में भारतीयों से युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने की अपील की। इसके बदले उन्होंने आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि डोमिनेंट स्टेट जो है उसको पद दी जाएगी, डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ साथ संविधान बनाने का अधिकार जो है वो भी भारतीयों को दिया जाएगा। लेकिन लॉर्ड लिंथिन्यू का जो आश्वासन था उस पर गांधी जी विश्वास नहीं किया उन्होंने। क्यों? कई ऐसे कारण थे विश्वास ना करने के, जिसकी वजह से जो था महात्मा गांधी जी ने कांग्रेसियों के नेतृत्व में 17 अगस्त 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो शुरू कर दिया। हरियाणा में अनेक नेता जो कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आप कह सकते हैं कि लोगों ने कांग्रेस की जो नीतियों को मानते थे, कांग्रेस के जो समर्थक थे, उन्होंने जो थे गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत जो था। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो हिसार के नेता लाला श्यामलाल एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे। श्री बलवंत राय पायल, जुगल किशोर एडवोकेट, ये हिसार में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे या व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे, इन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। इसके साथ साथ रोहतक में बहुत से लोग जो थे, बहुत से नेता, कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने जो था गिरफ्तारियां दी। लगभग 250 के आसपास लोग जो थे उन्होंने गिरफ्तारियां रोहतक से दी थी। इसके साथ साथ हिसार की हम बात करें तो हिसार में फरवरी 1940 ईस्वी में नेता जुगल किशोर ने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया था। लोगों के अंदर गांधी जी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए उनको प्रेरित किया था। आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ जो था उनको जागरूक करने का जो कोशिश की गई थी। और इसके साथ साथ कांग्रेस की स्थिति जो कि कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं कि उसका प्रभाव कम हो गया था, क्योंकि आपने देखा कि असहयोग आंदोलन जो है वो भी गांधी जी ने वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो भी गांधी इरविन समझौता हुआ उसके तहत जो था वापस ले लिया गया। हालांकि ये सब गांधी इरविन समझौता जो है वो सफल नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात कही गई तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों ही आंदोलन जो थे, जो कि बहुत ही व्यापक रूप से जो था भारत में अपना प्रभाव दिखा रहे थे, लोग उनको समर्थन, जन समर्थन जो था वो इनको मिला हुआ था, वो एकाएक जो है वो उनको बंद कर दिया जाता है, उनको स्थगित कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से कांग्रेस जो थी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो था वो कम हो रहा था।
और उसी को स्थिति को ऊंचाई पर उठाने के लिए या उसके कांग्रेस का जो प्रभाव था उसको बनाने के लिए जो था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था शुरू किया गया था। और पूरे भारत के अंदर इसके जो थे कांग्रेस के जो समर्थक थे वो इसको अब सक्सेसफुल करने का की कोशिश में लगे हुए थे। तो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर जो था वो हिसार के नेता जुगल किशोर जो हैं उन्होंने एक फरवरी 1940 में एक सभा संबोधित की। लाखों की हजारों की संख्या में जो था लोग इनका संबोधन सुनने के लिए आए थे, और जिससे कि कुछ समय के बाद जो था इन को 2 मार्च 1940 में फरवरी में ये सभा की जाती है, लास्ट फरवरी में, और 2 मार्च को जो है वो इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो कोई भी आंदोलन जो है उसको सक्सेसफुल नहीं होने देना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में दमनकारी नीति को अपनाते हुए लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, और लोग जो थे वो सहर्ष जो थे वो गिरफ्तारियां दे रहे थे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें गुड़गांवा की, अंबाला की, करनाल की, यहाँ पर भी कांग्रेस के जो नेता थे वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। और अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो 650 के आसपास लोगों ने जो था वो इस सत्याग्रह के दौरान जो थी वो गिरफ्तारियां दी थी। और यह आंदोलन जो है दिसंबर 1941 ईस्वी तक जो था वो चला था, यानी कि 1940 इसमें इसकी शुरुआत हुई थी 17 अगस्त 1940 ईस्वी में, और ये दिसंबर 1941 ईस्वी तक ये आंदोलन जो था वो चला था। इसके साथ साथ जो था परिस्थितियां, ऐसा नहीं था कि ये इतनी ही थी। उस समय जो था कांग्रेस के अलावा जो था हिंदुओं के साथ साथ जो था मुस्लिम लीग जो थी वो भी अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो था अलग से की मांगे कर रही थी, मांग कर रही थी। और आपने देखा कि इसके में जो था मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम जो था वो पेश किया था, और उस कार्यक्रम के अंदर जो था जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, और अपने अलग से 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किए थे कि अगर आप इनको मानते हैं तो ठीक है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, वरना हमारी राहें जो है वो अलग अलग रहेंगी। ठीक है। और इसके चलते जो था 1940 ईस्वी में 23 मार्च 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाहौर में एक अधिवेशन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद जो था इन्होंने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग जो थी उन्होंने रखी थी, यानी कि अलग से मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग जो थी वो इस अधिवेशन में रखी गई थी, और एक प्रस्ताव पास कर दिया गया। और इसके वजह से जो था वो कांग्रेस और इसके साथ साथ यूनियनिस्ट पार्टी जो हरियाणा की थी वो सत्ते में आ गई कि ये क्या मांग ये रख रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना कि अलग राष्ट्र की कैसे, क्योंकि अलग राष्ट्र कैसे बनेगा, भारत का विभाजन होगा तभी राष्ट्र अलग राष्ट्र बन सकता है, कहीं और से तो नहीं आएगा ना। तो इस इन्होंने जो ये प्रस्ताव पास किया लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछते हैं, तो उनका की वजह से जो था आप कह सकते हैं कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां जो थी वो सत्ते में आ गई कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो एक आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक अव्यवस्था जो थी वो समाज में और ज्यादा व्यापक रूप से खड़ी हो गई थी, उसने और ज्यादा व्यापक रूप ले लिया था सांप्रदायिक व्यवस्था ने। ठीक है, मुस्लिम जो है वो अपनी मांगों के लिए अलग स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अड़े हुए थे। भारत जो है हिंदू है या कांग्रेस है या ये जो थे वो भारत को स्वतंत्र पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे, हालांकि अभी किसी को नहीं मिला था, लेकिन दोनों की कोशिशें जो थी वो पूर्ण रूप से जारी थी। और इस अराजकता को दबाने के लिए या ये जो अव्यवस्था और विद्रोह जैसी स्थिति जो पैदा हो रही थी उसको दबाने के लिए जो था, और इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड जो है वो युद्ध के मोर्चे पे लड़ रहा था, और इसके साथ साथ जर्मनी जो था वो लगातार मित्र राष्ट्रों पर भारी पड़ता जा रहा था। और इसकी वजह से जो था आप कह सकते हैं कि
भारत के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसको शांत करने के लिए जो था ब्रिटिश संसद ने एक मिशन भेजा जो कि क्रिस्प मिशन कहलाया था। और इसमें जो था इसके लिए जो था अमेरिका के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे उन्होंने इंग्लैंड पर दबाव डाला था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे। चर्चिल पर दबाव डाला कि वो जो था भारत के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है या जो समस्याएं जो खड़ी हो रही हैं उनको सुलझाने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके लिए खतरनाक साबित होगा, गलत साबित होगा। क्योंकि आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो था उस समय सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जर्मनी के साथ अपना क्या कर रहे थे, समझौता कर रहे थे। जापान के साथ जो था उन्होंने ऐसे सहयोग जो था वो मांगा था, इसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग मांगा था। तो आपको सुभाष चंद्र बोस के अगर उनके बारे में, जीवन वृत्तांत के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि किस तरह से जो था अंग्रेज जो थे वही डर गए थे कि अगर भारतीय जर्मनी के साथ हो गए, जापान के साथ हो गए तो उनको भारत से निकलना पड़ेगा और उसको भारत का मोर्चा जो है उस पे भी हार का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में जो था अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट जो थे उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से पर दबाव डाला कि वो किसी भी तरह जो है सैनिक सहयोग जो है यहाँ की समस्याओं को समाप्त करे, भारत की समस्याओं का समाधान करे और भारतीयों से सैनिक सहयोग जो है वो प्राप्त करे ताकि जो था समाधान खोजे जाए। और इसके साथ साथ जो था ब्रिटिश सांसद ने जो था एक मिशन तैयार किया था, यानी कि कमेटी तैयार करी जो कि क्रिस्प मिशन के नाम से जानी गई थी। और इसके का गठन जो था 1942 ईस्वी में किया गया था और इसका आप कह सकते हैं नेतृत्व, इस डेलीगेशन का नेतृत्व जो है वो सेटफोर्ड क्रिस्प के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको क्रिस्प मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसके जब ये क्रिस्प मिशन जो था वो भारत आया था भारतीयों को खुश करने के लिए उसने कुछ आप कह सकते हैं कि वादे किए, लेकिन जो था उस समय जो था वो अपने जो उसने एक आप कह सकते हैं कि व्यवस्था तैयार की थी भारतीयों को अपने शांत करने के लिए, उसमें वो सफल नहीं हो पाया था। इसलिए मुस्लिम जो थे वो और हिंदू दोनों ने इस प्रस्ताव को यानी कि इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो प्रस्ताव रखा गया था उसके वो संदेहपूर्ण ज्यादा था, उस पर विश्वास जो है वो सहजता से नहीं किया जा सकता था। सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप जो है वो थमाने का काम जो था वो इस मिशन के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां जो थी वो विलग हो चुकी थी। उन्होंने क्रिस्प मिशन ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है आपको स्वतंत्र जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा आपको संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वो सब जो था वो युद्ध समाप्त होने के बाद की बातें थी। तो इसीलिए गांधी जी ने जो था इस प्रस्ताव के विषय में ये कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक जो था उन्होंने इस प्रस्ताव को कहा। इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके प्रस्ताव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा मैंने इन प्रस्तावों को जितना पढ़ा मुझे उतनी ही अधिक निराशा हुई। यानी कि ऐसे समय में जब इंग्लैंड चारों तरफ से हार रहा है, ठीक है, उस समय में भी वो भारत को स्वतंत्र कराने के मंशा उसकी नहीं है। ठीक है, अगर बाय चांस ये युद्ध में जीत जाता है तो कैसे हमें स्वतंत्रता देगा, नहीं देगा। तो ये संदेह था उनको कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जब वो आगे की बात कर रहा है तो उन्हें इनके जो प्रस्ताव था उस पर संदेह हुआ और उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तो आप इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि ये क्रिस्प मिशन की असफलता जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का एक कारण बनी थी और महात्मा गांधी के पास जो था इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा था।
तो इसके इस तरह से जो था इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जाती है। गांधी जी ने जो था 14 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा के अंदर जो था एक कार्यकारी, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी जो समिति है उसकी बैठक बुलाई, और उस बैठक में ये स्वीकार किया कि भारत के हित में अंग्रेजों को अब तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। तभी भारतीयों का हित हो सकता है जब भारत से अंग्रेज चले जाएंगे। यानी कि अब डोमिनियन स्टेट जो है वो मुद्दा रही नहीं थी, अब तो पूर्ण स्वराज जो थी वो मुद्दा हो गई थी। और ये बातें जो थी वो गांधी जी को 1942 में समझ में आई थी। 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो ये बात दोहराते रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, अंग्रेज जो है वो किसी भी हालत में अहिंसा पर चलते हुए हमें आजाद नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी को ये अब समझ में आया था ये बात। हमारे जो उग्र विचारधारा वाले जो नेता थे वो बहुत पहले ही इस को समझ गए थे कि अंग्रेज जो है वो इतनी आसानी से भारत नहीं छोड़ेंगे, उनको धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके चलते जो था इस बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि भारतीय जो प्रस्ताव पास हुआ उसे भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना गया था। और सरदार पटेल ने इस पर भी एक प्रस्ताव पर एक अपनी टिप्पणी की थी। इस बार आंदोलन थोड़े ही दिन का होगा लेकिन बड़ा भयानक होगा, थोड़े समय के लिए होगा लेकिन भयानक होगा, इसका रूप स्वरूप जो है वो और ज्यादा विध्वंसक होगा। यानी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन जो है वो बंबई में बुलाया गया, और उस अधिवेशन के अंदर जो है इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई, और भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की स्वीकृति जो थी वो मिल गई थी। और इस के अंदर जो था इसको आंदोलन जो था वो शुरू करना था, उसके लिए गांधी जी जो था उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त की कि ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, यानी कि मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और इसके चलते जो था उन्होंने एक भाषण, एक सभा जो थी वो गांधी जी के लिए आयोजित की गई, और ये सभा जो थी वो बंबई का एक ग्वालियर टैंक का मैदान है, वहां इस सभा का आयोजन किया गया, जो कि अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से उसको जाना जाता है। तो ग्वालियर टैंक का जो मैदान था वहां पर इस सभा का बहुत बड़ा मैदान था, वहां पर इनके लिए गांधी जी ने वहां पर सभा आयोजित की, और वहां पर आप कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा लाखों की संख्या में लोग जो थे वो उनको गांधी जी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और गांधी जी ने जो था यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, तथा उन्होंने जनता को करो या मरो का नारा देकर जो था उनके अंदर एक नया जोश जो था वो पैदा कर दिया था। और लोग जो थे वो क्योंकि गांधी जी जो थे वो एक बहुत बड़ा चेहरा थे, राष्ट्रीय नेता थे, जिस हिसाब से गांधी जी चलने को कहेंगे उसी हिसाब से कांग्रेस जो है वो चलेगी। कांग्रेस नहीं, इसके साथ साथ अब परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि सभी के सभी जो दल थे, जो छोटे मोटे दल थे, वो सभी के सभी जो थे वो कांग्रेस के या गांधी जी के समर्थक फॉलोवर्स थे, लाखों की संख्या में फॉलोवर्स थे। उन सब ने जब ये लगा कि जो व्यक्ति अहिंसा का पुजारी है और जो हमेशा से अहिंसा के माध्यम से सब राज्य प्राप्त करना चाह रहा था, वो आज करो या मरो का नारा अगर उसने दिया है तो आप सोच सकते हैं कि लोग जो थे वो कितने ज्यादा इसके लिए जो थे जोश से भर गए थे, क्योंकि गांधी जी ने क्या दिया था, करो या मरो। अगर हमें अब ये जो आंदोलन है ये अंतिम आंदोलन होने वाला है, करो यानी कि स्वतंत्र प्राप्ति के लिए आप कुछ भी करो, अहिंसा का वो करो, कुछ भी करो, अगर या फिर मरो, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए आप कुछ भी करेंगे। और ऐसा नहीं है अगर कोई आपको दुश्मन मारने आ रहा है तो आप सहजता से आत्मसमर्पण कर देंगे, ठीक है मुझे मारो, ठीक है। वो चीज जो थी वो गांधी जी ने अपने इस नारे के माध्यम से कर दी थी कि करो या मरो, कोई मारेगा तो आप
मारोगे ना दूसरे को। तो ये गांधी जी ने कहा कि करो या मरो का उन्होंने नारा दिया। इसके साथ-साथ जो था अ जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि इस प्रकार से जो था इतना बड़ा इसका आयोजन किया गया, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं थे। उनको पल-पल की खबर जो थी वो हर एक गतिविधि की उनको पल-पल की खबर थी। ऐसी स्थिति में उन्हें ये लगा कि अगर कल की डेट में अगर ये आंदोलन शुरू होता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने पैदा हो जाएगी। उधर द्वितीय विश्व युद्ध में वो उलझे हुए हैं। इसके साथ-साथ भारत के अंदर अगर ऐसी ये आंदोलन जो है इसने अगर उग्र रूप ले लिया तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सँभालना। तो इसके चलते जो था 8 अगस्त को रात को ज़ीरो आवर चलाया गया और जितने भी बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो गांधी जी जो थे उनको नजरबंद उनको भी आगा खां पैलेस जो है वहां पर उनको बंदी बना लिया गया। जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के वो सभी के सभी जो थे वो बंदी बना लिए गए। सुबह जब सब को ये था कि भाई अब गांधी जी जो है आंदोलन की शुरुआत करेंगे, आंदोलन की घोषणा करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे, तो कोई भी नेता नहीं दिखाई दिया। कोई भी बड़ा नेता जो था वो नहीं था। गांधी जी की जब ये खबर मिली कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और और इसके चलते जो था इसके जो जितने भी भारतीय लोग थे, जिसमें हम हरियाणा की भी बात करते हैं, कि सभी जगह पर जो था वो लोगों ने विद्रोह कर दिया कि हमारे नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वो एक आंदोलन जो कि एक आप कह सकते हैं कि एक नेतृत्व के उसके पीछे जो था चल रहा था, अब वो नेतृत्व विहीन हो गया था। उनका नेतृत्व करने के लिए कोई भी बड़ा नेता नहीं था। भीड़ थी, लोग थे, मरने को तैयार थे, लेकिन उनको सही दिशा दिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय जो नेता थे, उन्होंने जिस हिसाब से कहा, जैसे उनको सही लगा, उन्होंने ये आंदोलन जो था अपने-अपने हिसाब से शुरू कर दिया। तो यानी कि एक नेतृत्व या एक दिशा निर्देशों के आधार पर अगर कोई आंदोलन होता तो उसका प्रभाव जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन लोग जो थे वो पीछे नहीं हटे थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों के खिलाफ जो थे वो नारे लगाए जाने लगे और हरियाणा के अंदर जो था वो ये आक्रोश जो था बहुत ही तीव्रता से फैला था। देश के सभी भागों में जो था अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। ठीक है, गांधी जी को रिहा करो के नारे लगने शुरू हो गए। अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, यानी कि अंग्रेजों के विरोध में इतने लोग नारे लगाए और इसके साथ-साथ जितनी भी सरकारी जो इमारतें थी या अंग्रेजों के जो कार्यालय थे घर पे, उनको आगों के हवाले कर दिया, आगों के हवाले कर दिया। इसके साथ-साथ जो था हरियाणा की अगर हम बात करें, तो हरियाणा में डाकघर, रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन जो थे इन पर हमला कर दिया गया। और जो था और इसी के चलते जो थे करीबन 8 पुलिस स्टेशन जो थे वो तोड़-फोड़ दिए गए, आग के हवाले कर दिए गए, 11 डाकखाने आप कह सकते हैं और भी बहुत ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पर अंग्रेजों के दफ्तर थे, उन दफ्तरों के अंदर तोड़-फोड़ कर दी गई, आग के हवाले कर दिया गया, उनके जो दस्तावेज थे वो सब जल गए। तो एक आप कह सकते हैं कि एक उग्र आंदोलन जो था, हिंसक आंदोलन जो था उसका रूप जो था इसने भारत छोड़ो आंदोलन ने ले लिया था। इसके अंदर जो था हरियाणा के प्रत्येक शहर के या प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव जो थे वो इसमें सम्मिलित थे। यानी कि आप कह सकते हैं बूढ़े हुए, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे वो बच्चे हैं, हर एक व्यक्ति जो था वो इस आंदोलन के अंदर सम्मिलित था और हर एक की जबान पे ये था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, ये नारे जो थे वो लग रहे थे और इसके साथ साथ जो था हरियाणा की जो स्थिति थी उसको नियंत्रित करने के लिए जो था अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी नीति को चलाया गया था और इसके अंदर 525 लोग जो थे वो गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिए गए थे। बहुत से जो थे वो घायल हुए थे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रूर तरीके से जो था इस आंदोलन को दबाया गया था।
और हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर जो था रोहतक, हिसार, करनाल जो था, ये बहुत से इलाके थे जहां पर इन आंदोलनों ने व्यापक रूप लिया था। कुछ एक इलाके ऐसे थे जो इनसे अनटच थे, यानी कि वहां पर लोग जो थे वो इतने ज्यादा इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। और इसके साथ साथ जो यहाँ के कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, जिसमें आपका पंडित नेकीराम शर्मा आता है, लाला दूनी चंद आते हैं, लाला देश बंधु गुप्त आते हैं, लाला लाहन सिंह आते हैं, और एडवोकेट जुगल किशोर जो कि हिसार का नेतृत्व कर रहे थे, पंडित भगत राम शुक्ला जो है वो आते हैं। तो इन सब बड़े जो नेता थे हरियाणा के, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था, ताकि इस आंदोलन का जो है नेतृत्व खत्म हो जाए और ये आंदोलन धीरे धीरे जो है अपने आप ही शांत हो जाए। तो हरियाणा के अंदर जो था, आपने देखा कि हरियाणा के हर एक क्षेत्र के हर तबके के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने इसमें अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सफल नहीं हुआ था। और उसकी असफलता के जो कारण थे वो कुछ एक कारण है। आप को अगर इसको अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या कारण हो सकते थे। तो पहला कारण ये था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उससे पहले जो था 0 आवर्स चलाकर गांधी जी को और बड़े जितने नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और ये आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन हो गया। इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के की परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को चलाने के लिए कठोर दमनकारी नीति का अपनाया था, कठोर दमनकारी नीति को इसको अपनाया था। एक इसके साथ साथ हरियाणा की हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हरियाणा के अंदर इसका प्रभाव जो था जितना व्यापक होना चाहिए था उतना व्यापक नहीं था, क्योंकि उस समय जो था यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो प्रभाव में थी, और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही थी। इसके साथ साथ ये आंदोलन जो है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा चला था, ग्रामीण क्षेत्र जो थे उसकी जनता जो थी वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग जो थी उसने एक घोषणा कर दी थी कि वो ये आंदोलन जो है वो मुसलमानों के लिए घातक है। हिंदू सभा जो था उसने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था या सहयोग नहीं किया था। उनके नेता वीर सावरकर जो थे उन्होंने इसे हिंदू को इसमें सहयोग न करने के लिए मना कर दिया था कि आप इसमें सहयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उस समय का सिख संगठन जो था वो भी इस आंदोलन के विरोध में था। तो ये आंदोलन जो था वो आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन था। अगर इसमें सभी दल जो थे वो पूर्ण रूप से सम्मिलित होते तो शायद अंग्रेज जो है वो इतनी जल्दी इसको नहीं दबा पाते, यानी कि जो क्षेत्र इस आंदोलन से अछूते रहे वो क्षेत्र जो है वो भी इस आंदोलन में सम्मिलित होते। तो ये आपका था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कहने को असफल रहा था, लेकिन इसका प्रभाव जो था वो इतना ज्यादा व्यापक था कि अंग्रेजों को जो था भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपका ये यही समाप्त होता है चैप्टर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।